दोस्तों आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एग्ज़ाम का जो पढ़ रहे थे उसका क्लास 8 शुरू करेंगे। एनसीईआरटी साइंस का जिसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन। जोते हुए खेतों की मिट्टी के बड़े ढेले किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो पाटल के। परंपरागत रूप से बीजों को बोई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस प्रकार का होता है? तो कीप। बाजारों में कीप के अंदर डालने के लिए कितने नुकीले सिरे वाले पाइप गुजरते हैं? तो 2 या 3। सीड डील का उपयोग किस में किया जाता? एक मिनट, सीड डील का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा। सीड ड्रिल का प्रयोग कौन करता है? तो ट्रैक्टर द्वारा। उर्वरक के उत्पादन कहाँ होता है? तो फैक्ट्रियों में। पानी का कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 90%। सिंचाई की पारंपरिक तरीके में कौन कौन से हैं? तो मोटर घिरनी, चेन पंप और ढेकनी। डीप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो पौधे, बगीचों और वृक्षों में। किस विधि से जल बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में गिरता है? तो डीप तंत्र में। कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? तो धान, मक्का और सोयाबीन। खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जून से सितंबर में। इसके बाद रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। बुआई और सिंचाई के पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो पाटल का। हल में लगे लोहे को मजबूत त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते हैं? तो फाल कहते हैं। हल में लगे जो लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फाल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। जैविक खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। कॉड लिवर तेल विटामिन डी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो कॉड लिवर तेल की किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो मछली से। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन और बीज बनाने के बाद होता है। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? तो फसल कहलाता है। गेहूँ क्या है? तो गेहूँ एक तरह का रबी फसल है। कायिक भागों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो आलू, गन्ना, अदरक है। मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। चना की फसल क्या है? तो रबी फसल है। चना की फसल कैसी है? तो रबी फसल है। उर्वरक है अकार्बनिक लवण। उर्वरक क्या है? तो अकार्बनिक लवण। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कहाँ होता है? तो केचुए में होता है। फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो फलीदार फसल में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन के संपादन में। खरीफ के मौसम में किस ऋतु से की जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ का की जाती है। खरीफ फसल को कौन सी होती है? तो धान, मक्का, कपास। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किया गया क्रियाकलाप का प्रथम चरण कौन सा है? तो मिट्टी तैयार करना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ को शहद कहते हैं। दाने और भूसों को कौन से अलग करना क्या कहलाता है? तो थ्रोसिंग कहलाता है। रेशेदार फसल है कपास। रेशेदार फसल कौन है? तो कपास है। यूरिया में कितनी तत्वों की अधिकता होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। कौन रबी फसल है? तो चना रबी फसल है। बाजरा किस तरह का फसल है? तो खरीफ फसल है। किस महीने में रबी फसल बुआई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कौन सी खरीफ फसल है? तो सोयाबीन एक तरह का खरीफ फसल है। कौन सी मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करता है? तो पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान में बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं। बीजों का बड़ा पैमाने पर भंडारण किसमें तथा भंडारण के गृहों को किया जाता है उसके जिसमें उनके पीड़कों जैसे कि चूहे, कीटों को सुरक्षित रखा जाता है उसे साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो विषाणु के कारण। टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है। कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो विषाणु जनित रोग है।
क्षय रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो क्षय रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। दूषित जल जनित रोग होता है हैजा। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। स्पायरोगैरा किसका उदाहरण है? तो शैवाल का उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? तो शैवाल का है। अमीबा प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अमीबा किसका उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ का है। पैसामीशियम किसका उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ का है। सल्फर स्रोतों में विघटन वायवीय दशाओं में एल्पिलिज्म और न्यूरोस्पेरा किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा। राइजोपस बेड मोल्ड किसका उदाहरण है? तो कवक का है। पेनासिलियम किसका उदाहरण है? तो कवक का है। इसके बाद दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की। शैवाल स्पायरोगैरा द्वारा होता है। बेकिंग सोडा खाने में सोडा गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस बुलबुले देती है, किस लिए से पेस्ट्री केक आदि छोटे छोटे छिद्रों में जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिल जाने के बाद श्वसन प्रक्रिया में खमीर या ईस्ट में क्या उत्पादित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चीन को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम किन्वरन है। किन्वरन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लुईस पाश्चर के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग के द्वारा। बेसिलस एथिलिस नामक जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? बेलिलस एथिलिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया था, जो एथ्रिस रोग का कारण है? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा जो घरेलू मक्खी द्वारा होता है। हैजा किससे होता है? तो घरेलू मक्खी द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम वाहक का उदाहरण है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर का है। डेंगू मच्छर विषाणु का वाहक है, तो मादा एडिस का। नींबू के केकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु वायु के कारण नींबू का केकर रोग होता है। भिंडी का पित्त किसके कारण होता है? तो विषाणु कीट के कारण। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लुईस पाश्चर ने किया था। पाश्चुकृत करने के लिए दूध के कितने डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण कर लेते हैं? तो 70 डिग्री सेल्सियस पे। किस गैस में पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है और भोजन का मुख्य अंग कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। एडवर्ड जेजर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज किया था? तो 1978 में। कब किया था? 1978 में। सूक्ष्मजीव क्या है? जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव में कौन कौन से वर्ग में बांटा जाता है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में। सूक्ष्मजीवों को कौन कौन कर से वर्ग में बांटते हैं? तो जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में और शैवालों में। खुले में नम स्थानों पर रखी हुई ब्रेड में कौन सा आक्रमण होता है? तो कवकों का आक्रमण। तो खुले हुए जो नम स्थानों में हम लोग ब्रेड रखते हैं उसमें कौन सा आक्रमण होता है? तो कवक का होता है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया को कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो विषाणु में। संचयी रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी। टाइफाइड, हैजा, डायरिया बीमारी किस कीट से होती है? तो घरेलू मक्खी से। कौन सा गेहूं का फसल का रोग है? तो रस्ट गेहूं के फसल का रोग है। नींबू क्रैकर किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो जीवाणु से। गेहूं का रस्ट रोग किस सूक्ष्मजीवी से होता है? तो कवक से होता है। जीवाणु किसकी सहायक है? तो पनीर, पानी में, अचार में, खाद्य पदार्थों में। औषधि का स्रोत क्या है? तो जीवाणु और कवक दोनों है। औषधि का स्रोत क्या है? तो जीवाणु और कवक दोनों है। औषधि को क्या कहते हैं? तो प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक। औषधि को क्या कहते हैं? तो प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक कहते हैं। सामान्यतः प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? तो स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथोमाइसिन। पशु आहार और कुक्कुट आहार में क्या मिलाया जाता है? तो प्रतिजैविक। सर्दी, जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी क्यों नहीं होता? क्योंकि यह रोग के विषाणु द्वारा होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? तो प्रतिरक्षी करता है। पादप रोग कौन सा है? तो नींबू का क्रैकर, गेहूं का रस्ट, भिंडी का पित्त। दूध में 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 डिग्री सेकंड पर करके एकाएक ठंडा को क्या कहलाता है? तो पाश्चुरीकरण। फ्लेमिंग पौधे का किसका स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन में। लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो राइजोबियम। मिट्टी में कौन सा वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है? तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? तो मृदा में होता है। फल सब्जियों के विघटन होने से क्या बनता है? तो खाद बनता है। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? तो रोगाणु रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? तो रोगाणु रोगजनक कहते हैं। बेलिसस एथेरिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? तो एथेरेंस का है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज किया था? तो 1798 में चेचक के टीके की खोज किया था। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिसे इडली और डोसा बनता है, उसे ईस्ट कहते हैं।
ट्रीनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? तो गंजापन का। कौन सा रोग कवक जनित है? तो गंजापन है। अचार मुराबे चटनी फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? तो विषक्त। खुले और नम स्थानों पर रखी ब्रेड में कौन सा आक्रमण होता है? तो कवकों का। भोजन के सुदर्शन कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक है। केवल परपोषी में ही गुणन कौन करता है? तो विषाणु। कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रहते हैं? तो अमीबा। कार्बनिक अवशिष्ट सब्जियां, छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि अपघटन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। पानी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज कब किया था? तो 1857 में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव के लिए एक संबंध में ना का प्रयोग कर पाए। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर किस रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे और उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु का वृद्धि कर रहा है? तो हरा में। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति के वायु, जल, उपलब्ध भोजन अथवा एक संपर्क द्वारा फैलने वाले कहलाते हैं, उसे संचयी रोग कहते हैं। गाय का खुर और मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा। एथिस मनुष्य में मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। नमक खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के समान रूप से किया जाता है, अंततः उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे पारिसरिक कहते हैं। जैव सेकलेज बनाने के लिए रसायनों का उपयोग किस उन्हें संतुष्ट होने से बचाता है? तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। जैम, जेली और सेक्वेस का परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो चीनी द्वारा होता है। तेल एवं सिरके का उपचार अचार के प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवित नहीं रह सकते हैं जीवाणु। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही अधिक से कम में कौन सा है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवों में आवश्यक संगठक कौन है? जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन होते हैं। अब आ जाइए अध्याय 3, कोयला और पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्रनिधित या ड्रिल किया गया था? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल हुआ था? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। भारत में तेल पाया जाता है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में। भारत में सबसे पहले 1867 में तेल का पता लगाया गया था माकुम, असम में। कोक क्या है? तो कठोर सरंद काला पदार्थ है। कोक किसका शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन का। प्राकृतिक साधारण संसाधन कितने प्रकार? तो प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। पेट्रोलियम तेल गैसों की परत कितने ऊपर उठती है? तो जल से। भारी वाहनों में चलने के लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो डीजल का। मृत वनस्पतियों में धीमे प्रक्रम में कोयला परिवर्तित हो जाता है कार्बनीकरण में। सबसे पहले कोयला का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रेल इंजन के भाप बनाने के लिए। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घन दाब जाने पे कोयला बना था? तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व। कोयला जलने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो 200। तो हम जो कोल तार बनाते हैं वो कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो 200 है। कोल तार का उपयोग कहाँ होता है? तो संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो डीजल का करते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? तो समुद्री जीवों से, मृत जीवों इत्यादि से। किस वर्ष तेल का पहला कुआं निर्माण किया गया था? तो 1859 में। प्राकृतिक गैस किस रूप में भंडारित होती है? तो CNG के रूप में। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अन्य नाम क्या है? तो काला सोना। किस में गर्म करने पे कोयला जलता है? तो वायु में। मौत अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कोलतार से। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोली कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कोलतार से प्राप्त करते हैं। किस कारण से पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ों में कोयला परिवर्तित हो गया? तो उच्च ताप और दाब के कारण। कोक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस्पात को औद्योगिक निर्माण, धातुओं के निष्कासन में। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है? तो कोयला गैस प्राप्त होता है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनी है? तो जल के ऊपर। कोयला का मुख्य रूप क्या होता है? तो कार्बन होता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त करते हैं? तो कोक, कोलतार, कोयला गैस। पेट्रोलियम के प्राकृतिक निर्माण किस विधि से होता है? तो परिष्क्रमण से। पेट्रोलियम के संगठक कौन सा है? तो पेट्रोल, डीजल और स्नेहक है। कोयले का दूसरा नाम क्या है? तो जीवाश्म है। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का। पैराफिन मोम
का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मरहम के में, मोमबत्तियों में और वैसलीन में। डैश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु है, सूर्य के प्रकाश में। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों का बना होते हैं। बिटुमेन किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम के। कौन सा संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाली नहीं है? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन। वस्तु को गर्म करने पर कोयला जलती है। मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव को कोलतार कहते हैं। औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री का निर्माण किसका प्रयोग करते हैं? तो कोलतार का। किस गैस का उपयोग लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़कों की रोशनी के लिए किया गया था? तो कोयला गैस का। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग स्वचालित वाहनों में होता है? तो पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को प्रभाजी के पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्क्रमण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम गैसों में प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन में किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। पेट्रोलियम गैस में उच्च दाब किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी के रूप में। किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? तो सीएनजी का। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है पेट्रोल में। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी का तेल का। जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो डीजल का। पेंट और सड़क निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो बिटुमेन का। अध्याय 4, दहन और ज्वाला। माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन पदार्थ होता है? तो एटमनी ट्रांससल्फाइड पोटेशियम क्लोमेट के मिश्रण। मोमबत्ती का ज्वाला के मध्य भाग में कैसे दिखाई देता है? तो पीला। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने पर लगता है उसको क्या कहलाते हैं? तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस की तिलियों का दहन किस प्रकार का दहन है? तो तीव्र दहन है। मोमबत्ती की लौ के कारण नीली लौ का जलता है बाहरी क्षेत्रों में। ईंधन का दहन के लिए पर्यावरण के लिए कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु किस गैस से होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों। काष्ठ कोयला कहाँ जलता है? तो वायु में। जब वायु चिमनी के में नीचे से प्रवेश करती है तो मोमबत्ती जैसे जलती है निबाध रूप से। जब वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश करती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है? निबाध रूप से। बारूद में पदार्थ होता है सल्फर। बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? तो सल्फर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2। हमारे शरीर में भोजन की अभिक्रिया को अपघटित करता है अपघटक अभिक्रिया द्वारा। विद्युत उपकरण में पेट्रोल में लगी आग सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन और ऑक्सीजन के संपर्क टूटने को क्या कहते हैं? तो आग, वार और नियंत्रण। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण से टूटता है? तो CO2 के कारण। कोयले और डीजल के दहन में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में पर्यावरण प्रदूषण से बनती है नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में पर्यावरण प्रदूषण से क्या बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? तो वह दहन है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस गैस में ज्वलन ताप इतना निम्न है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? वह सल्फर है। ईंधन का मात्रक क्या है? तो किलो जूल प्रति केजी। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ में ज्वलन ताप की प्राप्ति और वायु की उपस्थिति। किस पदार्थ में दहन का पोषक पदार्थ होता है? तो ऑक्सीजन। किस पदार्थ में दहन का पोषक पदार्थ होता है? तो ऑक्सीजन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन है? तो LPG है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन। तेल में लगी आग को अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो मंद दहन का है। LPG का जलना एक उदाहरण है तो तीव्र दहन का है। मोमबत्ती का ज्वाला कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य क्षेत्र में। कागज के रूप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो कागज का कप नहीं जलेगा। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर कागज का कप नहीं जलेगा। सोना चांदी के पिघलने पे सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र में उपयोग करता है? तो बाहरी क्षेत्र में। ईंधन में ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन का कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है? तो लकड़ी का जलना ईंधन में ज्वाला का निर्माण करता है। 5वां अध्याय, पेड़ पौधे और जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन में गैसों का अवशोषण। 5वां अध्याय क्या है? 5वां अध्याय, पौधे और जंतुओं का संरक्षण।
वनोन्मूलन के किस गैस का अवशोषण की कमी आती है जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक। इनमें से किसके अंतर्गत पादप, कवक और जंतु का मूल्यांकन किया जाता है? तो रेड डाटा बुक के तहत। वनोन्मूलन को क्या कारण है? तो यह भूमि के कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना है। वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है तो वर्षा की वृद्धि नहीं है। मरुस्थलीकरण क्या है? तो उर्वरा भूमि में मरुस्थल में परिवर्तित करना। उर्वरा भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। वह स्थान जहाँ प्राणी और कृत्रिम आवास में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे चिड़ियाघर कहते हैं। इसके बाद बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संरक्षण करना बाघ परियोजना का उद्देश्य है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक के कल्पन किसने किया था? सर पीटर स्कॉट ने। सर्वप्रथम में अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक का कल्पन किसने किया था? सर पीटर स्कॉट ने किया था। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। नष्ट किए गए वनों का पुनः स्थापित करने को क्या कहते हैं? तो पुनः वनारोपण कहते हैं। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे का अंतर्जनन के सक्षम करता है उसे प्रजाति कहते हैं। वृक्षों की कटाई में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है और मृदा का अपरदन होता है। किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया था? IUCN के द्वारा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो वनस्पति जात कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो दावानल भीषण सूखा। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो दावानल भीषण सूखा। वन जीवों के लिए संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र और वायु जनित अभ्यारण्य है। कौन पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है? तो छोड़ो। कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? तो वृक्ष। कौन सा वन्य जंतु संकटपन में है? तो काला हीरा, सुनहरी हीरा और हाथी। सागौन का दूसरा नाम क्या होता है? सागौन का दूसरा नाम उसे टिक कहते हैं। कौन पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात नहीं है? तो भालू नहीं है। कागज के कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार कागज को पुनः चक्र कर सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी विशिष्टता होती है? यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया संरक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो सतपुड़ा है। जंतु, पौधे और जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो पानी और जंगल में। वनोन्मूलन को क्या क्या होता है? तो पृथ्वी में ताप में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, मृदा का कटाव। बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना लागू हुआ। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का अर्थ क्या होता है? रक्षण करना। संरक्षण का अर्थ क्या है? तो रक्षण करना। वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, लकड़ी का उपयोग करना। पृथ्वी को जो सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जैवमंडल में पाए जाते हैं। वनोन्मूलन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो पौधे और जीवों का है। कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कैसे कहाँ बढ़ रहा है? तो वायुमंडल में बढ़ रहा है। भोजन के पौधे बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? तो वनोन्मूलन कहते हैं। वन विविधता का अर्थ क्या है? तो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीवों की प्रजातियां। पौधे जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र। वह विशेष आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण वनोन्मूलन का कारण नहीं है। प्राकृतिक आवास का वन्यप्राणी संरक्षण किसे कहा जाता है? तो जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। डैश भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है? तो वनोन्मूलन है। विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2 है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनः वनारोपण। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या? तो पुनः वनारोपण कर दो। मरुस्थल के कारण कौन सा परिवर्तन होता है? तो उपजाऊ जमीन के मरुस्थल में बदल जाना। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपनी प्राकृतिक आवास संरक्षित रखते हैं उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं।
रेड डाटा बुक क्या? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अध्याय 6, जंतुओं में जनन। जनन वह प्रक्रम है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, वह कहलाता है अलैंगिक जनन। अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। द्विखंडन क्या होता है? तो अमीबा है। द्विखंडन क्या है? तो अमीबा में होता है। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। किस जीव में बहु विखंडन होता है? तो अमीबा में। नर और मादा युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन के लिए नर और युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक क्या बनाते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती है तो किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो शुक्राणु। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? तो भ्रूण। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का। निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री माँ का संयोजन होता है अंडाणुओं में। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा जनांग क्या है? तो गर्भाशय में होता है। शुक्राणु कैसा होता है? तो बहुत सूक्ष्म। कोशिका के सामान्य घटक किस में पाए जाते हैं? तो शुक्राणु में। निषेचन में मादा के शरीर के अंदर क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचान में हो सके वे गर्भ है। जंतुओं में जनन में कितनी विधियां होती है? जंतुओं के जनन की दो विधियां होती है। अंडज जंतु को कौन सा नहीं है? तो बेटा जो जंतु सीधे शिशु में जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? तो जनन केंद्रक खंडन। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन होता है, केंद्रक होता है और खंडन होता है। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। मानव भ्रूण का रोपण गर्भाशय में। अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा के द्वारा होता है। जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो जनन। एक ही प्रकार के नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे अलैंगिक कहते हैं। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक होता है प्रजनन। मादा युग्मनज और मादा युग्मक पर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे निषेचन कहते हैं। एक टेडपोल किस वयस्क का होता है? उसे कायांतरण कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। किसे बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो मादा शरीर के अंदर होता है। कौन विखंडन विधि से जनन करने वाले जंतु नहीं है? तो हाइड्रा नहीं है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मनुष्यों में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाणु। भ्रूण का निरंतर विकास क्या होता है? तो गर्भाशय में। भ्रूण का निरंतर विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में। आंतरिक निषेचन किस होता है? मुर्गी में। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो मुर्गी में भी होता है। मुर्गे के अंडे को चूजा बनाने के लगभग कितना सप्ताह का समय लगता है? तो 3 सप्ताह में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। हाइड्रा का मुकुलन में नया जीव विकसित होता है। यह किस प्रकार का जनन है? तो इसे मुकुलन जनन कहते हैं हाइड्रा का। अब आता है अध्याय 7, किशोरा अवस्था की ओर। हार्मोनों के सीधे प्रवास में निमोचित कौन सी ग्रंथि होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। नीलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को। लैंगिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। मादा हार्मोन किसे कहते हैं? तो एस्ट्रोजन को। मादा हार्मोन किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन को। नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोरॉन को कहते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन है? तो एडेनिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन है। किस हार्मोन में अंडवाहिनी में के परिवर्धन पूर्ण होता है? तो एस्ट्रोजन में। कौन हार्मोन एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तर वृद्धि कर में सहायता करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। पुरुषों में वृषण का मुख्य कौन हार्मोन स्रावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा में समान मात्रा में ना तो शरीर में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, वो है वसा। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है तो वो शक्कर ऊर्जा का आवश्यक होता है वसा। शक्कर ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? तो वसा। स्त्रियों में 40+XS। पुरुषों और स्त्री में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। देखो, पुरुषों और स्त्रियों में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। पुरुषों में गुणसूत्र 44+XY होता है। स्त्री गुणसूत्र में 2X होते हैं। पुरुषों के गुणसूत्र में X और Y होते हैं। अनिषेचन अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र 1 होता है। अनिषेचन अंडाणु में हमेशा गुणसूत्रों में X होगा। अनिषेचन अंडाणु हमेशा गुणसूत्र होता है X। शुक्राणु के गुणसूत्र में X और Y दोनों होता है। जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु मादा अंडाणु में निषेचन करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा, वह मादा XX कहलाएगा। जीवन की वह अवधि
जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है जिससे प्रजनन परिपक्व आतिक है, वह कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेतक है? यौवनारंभ का है। यौवनारंभ के साथ वृषण पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्ट्रोजन क्या है? तो एक तरह का हार्मोन है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? तो थायरॉक्सिन का। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो दूध, मांस, नट और दालें हैं। दूध है, मांस है, नट है और दालें हैं। यौवनारंभ के वृद्धि के प्रारंभ किसमें होता है? तो स्वरयंत्र और लेरिक्स में। थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन की है। इसके बाद लौह प्रचुर खाद्य कौन है? तो पत्तेदार सब्जियां, गुड़, संतरा और आंवला है। हार्मोन क्या है? तो रासायनिक पदार्थ है। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो वृद्धि में। संतुलन आहार का अर्थ क्या है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में। आयरन तत्व किसका निर्माण करते हैं? तो रुधिर का। मनुष्य की कोशिका केंद्रक में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा है? तो दूध है। शिशु किसके दूध को संतुलित भोजन में मिलाता है? तो माँ के। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना होती है गुणसूत्र में। HIV क्या है? तो वायरस एक तरह का। थायराइड और एडिशन ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होते थे? पीस द्वारा। किशोरावस्था में उम्र 11 से लेकर 19 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। अब अध्याय 8 बल और दाब। असंपर्क बल किसका उदाहरण है? तो असंपर्क बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबक के समान ध्रुवों के परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। पाचन क्रिया में भोजन का आहार नाल के आगे बढ़ने या धकेलने को किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेशीय बल के कारण होता है। पशु में अपने शारीरिक क्रियाकलापों और अन्य क्रियाओं को करने के लिए कौन सा बल उपयोग करता है? तो पेशीय बल करता है। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, पशु हमारे विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इन कार्यों को करने के लिए कौन सा बल उपयोग होता है? तो पेशीय बल का। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल को असंपर्क बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल किसका उदाहरण है? तो असंपर्क बल का है। विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कील के नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल किसके शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? तो कम होता है। अभिकर्षण क्या है? तो खींचना है। अन्योन क्रिया के लिए बीच क्या देखो, अन्योन क्रिया के कारण कि उनके बीच क्या लगता है? तो बल लगता है अन्योन क्रिया के कारण। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय बल कहते हैं। किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है? तो संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होता है। किसका परिणाम और दिशा दोनों है? तो बल में। किसका परिणाम में और दिशा दोनों है? तो बल में और संवेग में, दोनों में परिणाम और दिशा दोनों होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कील के नुकीले सिरे पर को लकड़ी के तख्ते पर ठोकने पर क्या उत्पन्न होता है? तो दाब। हमारी मांसपेशियों पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पेशीय बल। पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो संपर्क बल। किस बल के कारण नदियां पानी के नीचे की ओर बहता है? तो गुरुत्व के कारण। बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो परिणाम से। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण। किसी वस्तु के संपर्क पर होने पर कौन सा बल लगता है? तो पेशीय बल। इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ पर लगने वाले गुरुत्व बल किसके बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब के। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया था? तो ऑटो वॉन गैरिक ने। 17वीं सदी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार कर दिया? तो ऑटो वॉन गैरिक ने कर दिया था। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन उदाहरण है कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना, बच्चों द्वारा खिलौना गाड़ी की डोरी से खींचना। अब अध्याय 9 घर्षण। लोटनिक, सैथनिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे घटते क्रम में सबसे कम बल किसमें? तो सैथनिक में। उससे ज़्यादा होता है सर्पी में, सबसे ज़्यादा होता है लोटनिक में। सबसे कम होगा सैथनिक, फिर सर्पी और सबसे ज़्यादा होगा लोटनिक घर्षण में घर्षण।
नहीं, सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा? स्टेथनिक में। फिर सर्पी में सबसे कम होगा लोटनिक में। विज्ञान ने गैसों के द्रव में क्या नाम दिया है? तो तरल कहते हैं। बॉल बेरिंग के उपयोग किस चीज़ में उपयोग करता है? तो छतों के पंखों में, साइकिल और नाभि हब में। हर हम किसी मशीन को गतिशील पुर्जों पे बीच क्या लगाएंगे? तो तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट लगाएंगे। गति करने वाली वस्तुओं में वायु का कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु पे किस दिशा में लगता है? तो विपरीत दिशा में लगता है। तरल कौन तरल में कौन गति कर सकता है? तो मछली और पंछी। जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होता तो घर्षण कहलाता है स्थैतिक घर्षण। जब कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो लोटनी घर्षण। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आकृति, तरल की आकृति पे। जब हम किसी मशीन के उपयोग करते हैं तो घर्षण में क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? तो ऊष्मा के कारण। कौन सा वाहनों के टायर खाजेदार होते हैं? तो कमरों के, कारों के, ट्रकों के और बुलडोजरों के। कबड्डी वाली खिड़की वाली पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों में क्या रगड़ते हैं? तो मिट्टी को। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति का प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसे लैटिनिक घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसे गति का प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसे लैटिनिक घर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? तो कर्षण। जो तरल द्वारा जो लगाए गए घर्षण बल होता है उसे कर्षण कहते हैं। अधिकांश मशीनों में संपर्क स्पर्न को डैश के उपयोग द्वारा लोटेन में प्रतिस्थापित करते हैं, तो बॉल बेरिंग द्वारा। कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा का क्षय करती है? तो घर्षण बल। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है? तो दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण घर्षण होता है। किस बल के कारण फर्श पे लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण। टायरों की तिलियों की खांचेदार बना के घर्षण को क्या कहते हैं? तो अधिक होता है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जे के बीच किसका उपयोग करते हैं? तो वायु की गुद्दी का। घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग करते हैं? तो वायु की गुद्दी का। किसी वस्तु को उसी के चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को, उस घर्षण को क्या मापते हैं? तो साथियों क्या बोला? किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल, उसे घर्षण की माप होगी सर्पी में। मशीनों में बॉल बेरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल को किस बल में परिवर्तन हो जाता है और उसे घर्षण का मान कम हो जाता है? तो लैटिनिक घर्षण के बल में। क्या बोल रहा है? मशीनों के बॉल बेरिंग लगाने पर, मशीनों में जो बॉल बेरिंग लगाने पे सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तन हो जाता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है? तो लोटनी घर्षण में। अगर बॉल बेरिंग लगा देंगे मशीन में तो जो सर्पी घर्षण है वो लोटनी घर्षण में बदल जाए तो घर्षण कम होने लगेगा। सही बात है। स्नेहक घर्षण और स्नेहक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ट्राइब्रोलॉजी कहते हैं। घर्षण और स्नेहक का जो हम अध्ययन करते हैं उसे टाइपोलॉजी कहते हैं। अध्याय 10 ध्वनि। ध्वनि का संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की अवस्था होती है ठोस, गैस और द्रव का। ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। स्वध्वनि तरंगे मनुष्यों के बीच आवृत्ति में ध्वनि सुन सकता है तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगों की। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो हर्ज है। अश्व तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम। चमगादड़ अंधेरे में भोजन खोजने के लिए कौन सी तरंग उत्सर्जित करते हैं? तो पराश्रय तरंगों को। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। कर्षण किस के समान होता है? तो तनित रबड़ सीट के समान। और आवृत्ति घर्षण, आवृत्ति ध्वनि क्या निर्धारित करती है? तो तारित्व या तीक्ष्णता। आवृत्ति ध्वनि क्या निर्धारित करती है? तारत्व या तीक्ष्णता। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि की तारत्व कैसा होगा? कम होगा। कार्तन कर्षण संकेतों को कहाँ भेजता है? तो मस्तिष्क में। ध्वनि करने वाले कंपनों का आयाम किसके समानुपाती होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी है? तो कीप या फनल में होती है। कान की जो बाहरी आकृति है वो कीप या फनल की तरह होती है। मनुष्यों के कंठ में वायु निकालने के लिए क्या बना होता है? तो सर्किन झिल्ली। मनुष्यों के कंठ में वायु से निकलने के लिए क्या बना होता है? सर्किन झिल्ली बनी होती है। किसी वस्तु को अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की वाली गति को कंपन कहते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? जैसे मनुष्य सुन नहीं सकता उसे अस्वय कहते हैं। चमगादड़ और कुत्ता और चमगादड़ कौन सी ध्वनि को सुन सकता है? तो पराश्रय ध्वनि को। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड से गुजरने वाली ऊर्जा को, ध्वनि को क्या कहते हैं? तो तीव्रता कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण क्या है जिसमें आधार और समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति वाली ध्वनियों के बीच अंतर किया जाता है? उसे गुणता कहते हैं।
ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? तो वह नेलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनिका झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कनपटल कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो डेसिबल में। हर्ज की आवृत्ति किसके बराबर होती है? तो 1 दोलन प्रति सेकंड का। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी होती है। कनपटल में कौन कंपित होता है? तो ध्वनि की कंपन। कनपटल में कौन सा कंपित होता है? तो ध्वनि के कंपन से। तबले में ध्वनि उत्पन्न करने वाले कपायन भाग को क्या कहते हैं? तनित झिल्ली कहते हैं। तबले में जो कंपन उत्पन्न करने वाले कंपायन भाग को हम लोग तनित झिल्ली कहते हैं। कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कपायन वाली वस्तु। एक महिला ध्वनि किस मनुष्य की अपेक्षा की जाती है? तो अधिक तीखी का। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो शोर ध्वनि। कौन सी ध्वनि को लाउडनेस और सॉफ्टनेस निर्धारित करता है? तो आयाम। ध्वनि का तारतम्य निर्धारण होता है उसकी आवृत्ति से। किस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे पिच कहते हैं। यदि किसी कमरे में बात कर रहे लोगों के हमें बातें ध्वनि तरंगों की सुनाई देती है, तो विवर्तन के कारण। ध्वनि प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों में किसके वर्ग में समानुपाती है? तो आयाम के। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। 100 डेसिबल की प्रबलता का स्तर ज्ञात करते यंत्र कणों की शोर से। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 डेसिबल है। ध्वनि की हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है? तो 1269 है। लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है? तो 5130 है। जल में ध्वनि की चाल कितना है? तो 1483 है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना है? तो 6420 मीटर है। दो उत्तरोत्तर सिंक और दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सरल एक किसी एकल आवृत्ति में आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति में आवाज को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। फिर आता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है, उस चीज को किसका? तांबे के प्लेट का। क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है, किस चीज का बना है? तो तांबे के प्लेट का। संरक्षण में जंग से बचाने के लिए लोहे में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वो पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, वे विद्युत को क्या कहते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। विद्युत धारा में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय प्रभाव। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो खरोंचे का। लवण से मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? तो आश्रित जल है। किसी चालक विलयन में विद्युत प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक। वायु विद्युत की अर्धचालक है। वायु विद्युत की अर्धचालक है। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है खनिज लवण। तांबा या बैटरी में ऋण टर्मिनलों में संयोजित किस ओर आकर्षित होता है? तो इलेक्ट्रोड के रूप में। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड किसके साथ कितने तार जुड़े होते हैं? तो 2। एलईडी किसके साथ तारें जोड़ी जाती है? उन्हें कहते हैं हम लोग लीडर्स। इसे क्या कहते हैं? लीडिस कहते हैं। विद्युत द्वारा किस पदार्थ को वंचनीय धातु के निपेक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है? विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोड में अपने बुलबुले बन जाते हैं, उसे गैस कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यह किसके में नियोजित होता है? तो कॉपर सल्फेट और सल्फेट में। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसी होती है? तो लंबा होती है। स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिम आदि में किसका लेपन होता है? तो क्रोमियम का। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो चमकदार। लोहे के बने डिब्बे के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो टिन का। लोहे के जंग लगना किसके एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का है। विद्युत सेल में प्रतीक लंबी रेखा किस टर्मिनल के रूप में निरूपित होती है? तो धन टर्मिनल के रूप में। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी मोटी रेखा किस टर्मिनल के निरूपित करता है? तो ऋण टर्मिनल का। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तो तांबे की। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तो तांबे की। बैटरी किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। फिलामेंट किसे कहते हैं? तो बल्ब के एक पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब के तंतु उच्च ताप पे गर्म होकर दीप्त हो जाते हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने के नियम को क्या कहते हैं? तो जूल का नियम। कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पृथ्वी कई परतों में बटी होती है। कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भूपट्टी।
किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? तो जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ने पर क्या उत्सर्जित अर्जित किया जाता है? तो घर्षण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा उत्सर्जित आवेश को क्या कहते हैं? तो धनावेश कहते हैं। बादलों के आवेश में एकत्रित कर होने पर क्या पैदा होती है? तो तड़ित। सन 1752 में किस वैज्ञानिक ने यह दर्शाया था कि तड़ित अपने वस्त्रों के उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? तो आकर्षित। जब आवेशित कांच छड़ को पॉलीथीन में रगड़ने पर आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 26 जनवरी 2001 को। जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्यालय और भवनों के ऊपर त्रिशूल के आकार धातु की पट्टी लगाई जाती है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। तड़ी झंझावात के समय हमें क्या नहीं छूना चाहिए? तो टेलीफोन, विद्युत धारा और धातु का पाइप। तड़ी बिजली गिरने पर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो खुली जगह पे घुटने के पास सिमट कर नीचे बैठना चाहिए। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती है। इस दुर्बल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र। 8 अक्टूबर 2025 को भारत में कहाँ पर भूकंप आया था? तो जम्मू कश्मीर के तागा घर में। भूकंप किस कारण से आता था? तो पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण, उल्का पिंडों के पृथ्वी के टकराने पर, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण। कांच के रेशम को रगड़ने पर रेशम में कौन आवेशित कण है? तो ऋण आवेशित है। गरज वाले तूफानों के बनाते समय निचले किनारों पर संचित होता है ऋणावेशित कण। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम होगा। विभवांतर क्या ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है 484 ओम। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त हो जाती है? तो डीसी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है तो R=V/I के रूप में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा की धारा को वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत के प्लस और ऋणात्मक ऋण के चिन्ह का संकेत अंकित नहीं होता है प्रतिरोध के रूप में। कूलॉम का नियम के क्या क्या कहता है? तो समानुपातिक निर्यातांक के रूप में। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हुआ क्या है? तो वह धनावेशित है। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋणावेशित कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है या झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्रोनिया कहते हैं। कांच में अपवर्तनांक किस वर्ण पर के लिए अधिकतम है? तो बैगनी के लिए है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। किस दृष्टि दोष के किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। दृष्टि पटल रेटिना में जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। परावर्तन के नियम क्या होता है? तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी किस तल पे बनते हैं? तो एक ही तल पर। रेटिना किसका बना होता है? तो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आइरिस के एक छोटा सा द्वार उसे क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं अब आपको किस कारण दिखाई देते हैं? तो परावर्तन के कारण। नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। रेटिना पे बने प्रतिबिंब के प्रभाव वस्तु को हटा देने पे कब तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। किसी पृष्ठ को रगड़ने पे प्रकाश की किरण कैसी होती है? तो आपतित किरण होती है। जब सभी समानांतर किरण किसी समतल पृष्ठ पे आपतित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तो उसे अविस्तृत परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब किसी समानांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तो उसे कहते हैं मतलब विस्तृत परावर्तन। नेत्र के परादृश्य अग्रभाग को क्रोनिया स्वच्छ मंडल कहते हैं। चिकने पृष्ठ पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं को प्रकाश से चमकता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। बेल सिस्टम किससे संबंधित है? तो पशुची विकृति युक्त व्यक्तियों से है। किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin I/sin r में। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितालिका।
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेत्र में समंजसन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल कोर्निया में। किसी दृष्टि दोष के लिए नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद में। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है? तो अवतल दर्पण के भांति। चम्मच का बाहरी पृष्ठ किस दर्पण के भांति कार्य करता है? तो उत्तल दर्पण के कारण। टॉर्च, कारों और स्कूटरों में अग्रदीप में परावर्तक पृष्ठ का आकृति अवतल होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जब किसी गैस को मिलने पर मिलने वाली रेखा समान समय समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों का क्षेत्रफलीय चाल नियमित होता है, केपलर के किस नियम से संबंधित है? तो द्वितीय है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो क्यों झुकती है? अभिलंब से दूर और तीव्र गति से। जब सबसे ज़्यादा घर्षण किसके मध्य होता है? ठोस वस्तुओं के में सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। स्ट्रीट लैंप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण के रूप में। संबंधित मध्य युग में कांतिक कोण अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या कहलाते हैं? तो समग्र आंतरिक परावर्तन। अवतल लेंस के नाभिक की लंबाई कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। मरीज के पेट के अंदर को परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पे। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष। वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो फोकस बिंदु पर। किसी सघन माध्यम में यह वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम आपतन अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। उपेक्षित बल और भार कार्य करता है विपरीत दिशाओं में। चलिए यहाँ तक खत्म का क्लास 8। जल्दी मिलेंगे क्लास 9 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।